बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, 14 नवंबर है, जुमेरात का दिन है और एक उम्मीद बांधी गई थी कि ट्रंप के आने के बाद हालात बदल जाएंगे और ये जो जंगें हैं ये बंद हो जाएंगी। गजा जंग और फिर यूक्रेन जंग दोनों बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स दी गई थी और जंगों को बंद करने के हवाले से ऐलान किया गया था। लेकिन अभी हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और बिलखुसूस गजा को लेकर, ईरान को लेकर, और जो ट्रंप की जानिब से अपनी काबीना का ऐलान किया गया उसने तो सबको चौंका के रख दिया है। गुज़श्ता रोज मैंने अपने व्लॉग में हल्का सा टच किया था, डिटेल आपके सामने कुछ रखी थी, लेकिन अब जो डिटेल सामने आई है वो बहुत होश रुपा है। यूं कह लें कि आपके होश, आपके औसान खता कर देने वाली है। आप सोचेंगे कैसे? देखें, अभी जो है वो ईरान और रूस जो है वो एक उन्होंने दिफाई मुआहदा किया है और वो मुआहदा करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इजराइल के खिलाफ 60 रुकनी जो इस ममालिक का इत्तेहाद जो है वो होने जा रहा है। और यूं कह लें कि जितना एक शेल्टर अमेरिका इजराइल को प्रोवाइड कर रहा था, वो आपने देखा कि किस हद तक जाकर इजराइल को असलहा और फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर सपोर्ट और हर तरह से शेल्टर प्रोवाइड किया गया। लेकिन अब ट्रंप की जानिब से जो काबीना का ऐलान किया गया, एक तो फ़लस्तीन के साथ धोखा हुआ, और ना सिर्फ धोखा हुआ बल्कि यहाँ पर ईरान के ऊपर हमले की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। कैसे, ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन यहाँ रूस और चाइना जो है वो खुलकर सामने आ गए और बाकायदा तौर पर ईरान की हिमायत में ये खड़े हो गए हैं। मैं हैरान हूँ कि पिछले 45 से 50 साल के अंदर जिस तरह से ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा अरब ममालिक की तरफ से, और फिर जिस तरह से आलमी पाबंदियों का सामना है, लेकिन इसके बावजूद वो डट के खड़ा है। और अभी अचानक से जब उसके ऊपर हमले के खबरें सामने आई तो यहाँ पर जो रशिया है, जो चाइना है, वो खुलकर सामने आ गया। और ये दिफा के ऊपर जो एक इत्तेफाक हो रहा है और फिर जो अग्रीमेंट हो रहा है, इसने सबको चौंका के रख दिया। ये क्या, ये आपके सामने रखना है। और फिर अभी जो हिजबुल्लाह की जानिब से ट्रैप बिछाया गया और एक ज़बरदस्त किस्म का हमला किया गया है, जिसमें मुतअद्दिद जो इजरायली फौजी हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें जख्मी भी हुए, हलाक भी हुए। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये जिस चैनल से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, ज़की अब्बास स्पीक्स के नाम से, ये मैंने नया चैनल क्रिएट किया है बैकअप चैनल के तौर पर, क्योंकि पहला बैन हुआ, 2 चैनल्स बैन हुए और एक तो रिवाइव हुआ, लेकिन वो किसी टाइम भी वो दोबारा से बैन हो सकता है, स्टेक के ऊपर है। इस वजह से मैंने बैकअप के तौर पर ज़की अब्बास स्पीक्स के नाम से चैनल क्रिएट किया है। काइंडली इसको भी उसी तरह से सपोर्ट दीजिए जिस तरह से पहले चैनल्स को आप चला रहे थे, मैं नहीं चला रहा था, वो आपकी सपोर्ट थी। तो गुजारिश ये है कि उसको भी उसी तरह से अपनी मोहब्बत जो है वो दीजिए। अच्छा, वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, बुनियादी तौर पर जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडन हो या फिर कैमला हैरिस हो, ये कोई इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करनी ही नहीं चाहिए। मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन में जंग जो है वो आर्जी तौर पर रोकने की ख्वाहिश सिर्फ ये है कि वो ईरान के साथ जंग पर तवज्जो मरकूज कर सके और इजराइल का दिफा कर सके। और इनकी काबीना की तश्कील जिसमें ज़्यादातर यहूदी उम्मीदवार हों या फिर ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपना पूरा करियर इजराइल की हिमायत में बोलने, इजराइल की तरफ से बोलने में सर्फ किया हो, जाहिर करता है कि ट्रंप सियासी सतह से भी नीचे आके ईरान के साथ तसादुम के लिए एक बुनियादी ढांचा जो है वो तैयार कर रहा है। आप काबीना देख लिए, अभी जिस तरह से ट्रंप की जानिब से अपनी काबीना का ऐलान किया गया, नॉमिनेशन सामने आई, जिसमें ब्रायन हुक है, जिसमें माइक वॉल्ट्स है, जिसमें ली ज़ाल्डिन है, मार्को रूबियो है, क्रिस्टी नोविम है, एलिसा स्टेफनिक है। ये वो लोग हैं, ये जो काबीना के, ये कह लें कि इजरायली हैं, यहूदी हैं, और भरपूर तरीके से इनको ऑन द फ्रंट लाया गया। और ये जो है वो वॉर हॉकिंग इनको अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं है। लेकिन इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि जब ये खबर सामने आ रही है तो इसी वक्त मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ये रिपोर्ट सामने आई और बताया गया कि ट्रम्प्स न्यू टर्म्स टारगेट्स ईरान, बैक्स इजराइल, कन्फ्रंट्स चाइना हेड ऑन। मतलब आप अंदाजा करें कि उसका मकसद, जो एक नई टर्म उसने ली है, उसमें उसका मकसद जो है वो ईरान को टारगेट करना है, इजराइल को बैक करना है और चाइना को कन्फ्रंट करना है। ये एक प्लानिंग है। और फिर
نہ صرف یہ بلکہ جو المعدین نے بتایا کہ ٹرمپ ٹو اپوائنٹ اسٹانچ اسرائیل سپورٹر مارکو روبیو ایز اسٹیٹ سیکرٹری، مطلب اسٹیٹ سیکرٹری جو ہے وہ مارکو روبیو کو بنایا گیا ہے، جو کہ اسرائیل کی بھرپور سپورٹ بھی کرتا رہا ہے اور ہر طرح سے وہ اس کی سپورٹ میں رہا ہے۔ لیکن یہاں جو ایک پلاننگ ترتیب دی گئی ہے یہ الٹی یوں کہہ لیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن میں آ رہی ہے اور حالات یہاں پر کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ایران کے اوپر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پھر جو جنگ ہے یوکرین کی اس کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب اس جنگ کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر جو یورپی یونین ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کے فنڈز جو ہے وہ بند کیے جاتے ہیں تو یورپی یونین ان کو فنڈز دے گی اور یہ جنگ قطعاً بند نہیں ہوگی۔ نیٹو اس کے ساتھ کھڑی ہے، پہلی دفعہ اتنے عرصے میں پہلی بار ورلڈ وار 2 کے بعد سے لے کر اب تک اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی خلیج پہلی بار آئی ہے امریکہ میں، اور دوسری جانب جو یورپی یونین کے درمیان ابھی الیکشن سے پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا، یہ آن ون پیج تھے، آن سیم پیج تھے، لیکن اچانک سے یہ تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جو ٹرانزیشن ہے وہ ہو رہی ہے، چیزیں بدل رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جب وہ ٹرمپ بھی، جو کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن دونوں میں آپ کہیں کہ بہت کہہ لیں کہ ایک ڈفرینس جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی یوکرین وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں، اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو غزہ جنگ ہے اس کو روکنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ویسٹ بینک میں اب مزید جو ہے وہ ایک حالات کو خراب کرنے کی تیاری اور وہاں پر حالات کو اسلحہ پہنچانے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کو لے کر یہ دبانے کی کوشش ہے، لیکن یہاں پر جو گلف اسٹیٹ ہے ان کی جانب سے خبریں سامنے آئیں اور فائنانشل ٹائمز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، انہوں نے بتایا گلف اسٹیٹس کنسرنڈ آف ٹرمپس پوٹینشیل اینٹی ایران اپروچ، جو اینٹی ایران اپروچ ہے اس کے اوپر جو گلف اسٹیٹس ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، ان کو یہ اچھا نہیں لگا ہے، اور یہ پچھلے 45 سے 50 سالوں میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ گلف اسٹیٹس جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلے ایسا نہیں ہوا۔ پہلے جب بھی ہوا ہے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، لیکن یہاں پر سینیریو بدل چکا ہے، اور اندازہ کریں کہ امریکہ کے لیے جو گلف اسٹیٹ ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں ایران کے لیے، مطلب ایران وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوئے پڑے تھے، لیکن اب اچانک سے یہ پیار جاگ اٹھا ہے۔ اور لیکن یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران اور روس کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو روس کے اوپر حملہ وہ کنسیڈر کیا جائے گا، روس پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ایران پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، مکمل سپورٹ دی جائے گی، جہازوں کے حوالے سے، دفاعی نظام کے حوالے سے، ہر طرح سے۔ آپ دیکھیں نا، 3 یہ ابھی جب ممالک ہیں، ایران ہو گیا، چائنا ہو گیا، یا پھر جو ہے وہ رشیا ہو گیا، جب یہ معاہدے نہیں تھے تب وہ ایک دوسرے کے لیے کس قدر سپورٹ میں آ رہے تھے، اور اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا معاملات بنیں گے۔ آپ خبر سنیے، فرانس کے اخبار کی جانب سے، میگزین کی جانب سے رپورٹ دیا گیا، انہوں نے کہا کہ عرب اینڈ مسلم لیڈرز ہیو اسپوکن آؤٹ، دا اگریشن ہیز آلریڈی لیڈ ٹو مور دین 43,000 martyrs in Gaza and over 3,200 in Lebanon, with the risk of broader regional escalation, including potential confrontation with Iran. مطلب جو ایران کے خلاف پوٹینشیل کنفرنٹریشن ہے وہ اب جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ لبنان کے اندر ابھی تک 3200 شہادتیں ہو چکی، اور غزہ میں 43,000 سے زائد جو ہے وہ جو ریکارڈ کے اوپر ہیں وہ شہادتیں ہوئیں۔ لیکن یہاں پر وہ مزید کیا کہتا ہے، a year after the first summit under Saudi leadership which ended in division, the new initiative calls for an arms embargo on the Israeli occupation and a suspension of its membership in the United Nations General Assembly. مطلب وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے اس کے لیے ایکٹیو کون ہوا ہے، جو اس کی ممبرشپ ختم کرنے کے لیے، اسرائیل کے حوالے سے اور معطل کرنے کے لیے، اور وہ باقاعدہ طور پر رشیا اور چائنا جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے مزید 60 رکنی جو ممالک ہیں ان کا اتحاد جو ہے وہ بن چکا ہے، جس نے پورے کے پورے سینیریو کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے 1 سال کے بعد، یہ اصل میں سعودی لیڈرشپ جو ہے اس کے انڈر یہ فرسٹ سمٹ ہے جو جہاں پر یہ فیصلہ ہوا، اور وہاں پر یہ جو کہہ لیں کہ انیشیٹوز لیے گئے ہیں، اور جو عام ایمبارگو ہے، جو اسلحہ کے حوالے سے پابندی لگانے کے حوالے سے، اور پھر سسپینشن کو لے کر، ممبرشپ کو لے کر، یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کس طرح سے جو ایران ہے وہ تو خیر خود ایک وکٹم بننے جا رہا ہے،
लेकिन चाइना और रशिया कैसे अपना स्टैंड इसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो टर्किश मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर बताया गया कि अभी जो किसी भी वक्त इसराइल जो है वो तुर्की के ऊपर हमला कर सकता है, मतलब किसी छोटे मोटे मुल्क के ऊपर नहीं, डायरेक्टली तुर्की के ऊपर। और उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने ये खबर दी। इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंची होंगी जिसके बाद ये सारी की सारी खबर दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि हालात बदल सकते हैं और बदल रहे हैं, और तुर्किश जो डिफेंस चीफ वांट्स पॉसिबल इजरायली अटैक ऑन टर्किया। तो और जो साथ ही तुर्की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनका बाइकआउट कर दिया है और इनके साथ ताल्लुकात मुकम्मल ख़त्म किए जा रहे हैं और आइंदा ताल्लुकात उस्तवार नहीं किए जाएंगे। तो ये इनके एक तरफ सिनेरियो है। लेकिन दूसरी जानिब जो अमान के साबिक सरबराह हैं, रिजर्व मेजर जनरल तामीर हैमन, उसने कहा कि हम लेबनान में भारी कीमत अदा कर रहे हैं। और मारीफ अखबार का हवाला देते हुए बताया गया कि जनूबी लेबनान में होने वाले मुश्किल वाक़े के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि गुलानी ब्रिगेड के मरने वालों को निशाना बना के इमारत के मलबे के नीचे से निकाला गया है। और ये तकरीबन मुतअद्दिद इनके हलाकतें और कई जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इनमें एक प्लाटून कमांडर जो है वो भी मारा गया है और मुतअद्दिद हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। जबकि इस वक्त जो है वो मज़ीद रिपोर्ट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया। पहली बार उन्होंने बताया कि जंगजुओं ने शाम 6:25 के ऊपर IWI मिलिट्री इंडस्ट्रीज कंपनी को निशाना बनाया, जो तल अबीब के मसाफात में वाक़ रमात हाशरौन के अंदर सरहद के से 110 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वहाँ पर इसके ऊपर हमला किया गया है। और फिर वाला वेबसाइट, जो कि इजरायली वेबसाइट है, उसने रिपोर्ट किया। उसने बताया कि पिछले हफ्तों में हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए तमाम जो टैंक हैं, टैंक शिकन मिसाइल हैं, उन इलाकों से दागे गए जहाँ पर फौज जो है वो चलती फिरती थी और जहाँ से इनको पीछे हटाया गया है। लेकिन इससे भी बढ़ के आगे जो इम्पॉर्टेंट खबर है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से जो मिसाइल हमले किए हैं, वहाँ पर तल अबीब और इसके दीगर 5 शहरों समेत मुतअद्दिद इलाकों में सायरन बज रहे हैं और तकरीबन 15 लाख से 20 लाख जो इनके शहरी हैं वो फौरी तौर पर बंकर्स में उनको सेफ साइड किया गया ताकि उनको डैमेज नहीं हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो मज़ीद तब्दील हो रही है और इसराइली आर्मी के ऑपरेशंस डिवीजन के साबिक सरबराह यज़राइल चीफ, उसने कहा कि हिजबुल्लाह रिकवर हो रही है और इसराइल की तरफ से सियासी मुआहदे की शराइत कम हो रही हैं और इसराइल कल जो कल कर सकता था वो आज या कल पूरा नहीं कर सकेगा। और फिर अगर तस्फिया ना हुआ तो हम जंगी साजो सामान और सरमाई मईशत के अंदर दाखिल हो जाएंगे और लेबनान की दलदल में गर्क होना इसराइल के मफाद में नहीं है। हम भारी कीमत अदा कर रहे हैं और मैदान जो है वो ट्रंप का इंतज़ार नहीं करेगा कि कब ट्रंप आए और हालात जो है वो बदलें। लेकिन ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।